अस्सलाम वालेकुम, जिससे मोहम्मद उस्मान। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर, या हम इसको कहते हैं वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। तो एक साइंटिस्ट गुजरे हैं जिनका नाम है डी ब्रोगली या डी ब्रोई भी इसको वो कहते हैं, ठीक है। इन्होंने 1924 में ये बताया कि जो मैटर होती है, ठीक, जो मैटर होती है उसके पास भी डुअल करैक्टर होता है। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ ये ख्याल था कि सिर्फ और सिर्फ लाइट ही है जिसके पास डुअल नेचर होती है, जिसके पास दोगली नेचर है। तो इन्होंने कहा कि मैटर जो है इसके पास भी दोगली नेचर है, यानी कि ये भी डुअल नेचर रखती है, ठीक। अब ये डुअल नेचर कौन कौन सी होती है? कहता है कि एक पार्टिकल नेचर तो है ही है, और साथ में दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है? वेव नेचर ऑफ मैटर, ठीक। ये कहा डी ब्रोगली ने, और इसके उन्होंने प्रूफ किया अपनी इस इक्वेशन के साथ। उन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि लैम्डा जो होता है वो इक्वल होता है एच ओवर पी के। यहाँ पे लैम्डा जो होगा ये कहलाएगा हमारे पास डी ब्रोगली डी ब्रोगली वेवलेंथ, और यहाँ पे जो P है ये क्या है? हमारा मोमेंटम। और मोमेंटम किसके इक्वल है? P यहाँ पे इक्वल है m क्रॉस v के, ठीक। मास ज़रब वेलोसिटी, और h का तो हमें पता ही है, ठीक, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती थी? 6.62 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि डुअल नेचर होती है मैटर की, यानी कि उसके पास वेव नेचर भी है और उसके पास मोमेंटम भी है, यानी कि वो पार्टिकल नेचर भी रखता है। इसके कहने का मकसद क्या था? इसको ज़रा समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। इन्होंने कहा कि कोई भी मैटर है उसके पास डुअल नेचर है। तो सपोज़ करें कि ये आपके पास एक पत्थर है, एक छोटा सा पत्थर है, उसको आपने इस तरह से थ्रो करवाया। अगर आप उसको थ्रो करवाते हैं तो क्या होता है? ये सीधा मूव करता है। अब ये डिपेंड करता है ना किस तरफ से आपने उसको थ्रो किया है, ठीक है। अगर तो आपने उसको ऊपर को थ्रो किया तो वो ऊपर को जाएगा, इधर को किया है तो इधर को जाएगा, या प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ठीक है। तो हम उस बहस में नहीं जा रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये सीधा गया है, ठीक। अगर इसके पास डुअल नेचर है, ठीक, अगर इसके पास क्या है? डुअल नेचर है। पार्टिकल नेचर तो यही है कि मास है और वेलोसिटी है, यानी कि मास है और वो जा रहा है, तो वो तो पार्टिकल नेचर को प्रूव कर रहा है। लेकिन वो कहता है कि इसके पास डुअल नेचर है। इट्स मीन कि वो जब ट्रैवल करेगा तो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करेगा। वो जब ट्रैवल करेगा तो किसकी फॉर्म में ट्रैवल करेगा? वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करेगा। तो अब हम कहें कि हमें तो पत्थर कभी भी इस तरह से जाता हुआ दिखाई नहीं दिया, ठीक है ना, बल्कि मैं चल रहा हूँ, मैं भी मैटर नहीं हूँ ना, मैं आपको ऐसे तो नहीं चलता लग रहा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम अगर चलें तो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करें, या कोई भी चीज़ चले तो वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करे, क्योंकि सारा कुछ तो मैटर से बना हुआ है। तो ऐसा तो होता नहीं है। अब इसने कहा कि ऐसा होता है और हम ये वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं। तो अब जो लोग थे वहाँ पे इस ज़माने में, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, देखते हैं होता है कि नहीं। उन्होंने 1 ग्राम का पत्थर लिया, कोई 1 ग्राम का स्टोन लिया, ठीक है, और उन्होंने मान लिया कि वो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो उन्होंने कहा, मतलब डी ब्रोगली से उन्होंने पूछा कि ये कैसे होता है? मैं चल रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि मैं वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा हूँ, ये चल रहा है भाई, ठीक है ना, ये भी सीधा चल रहा है, वेव की फॉर्म में तो नहीं जा रहा। तो उसने कहा कि देखो ये एग्जांपल देखो, 1 ग्राम है, ठीक है, पत्थर, और वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये हमारे पास उसका मास है और ये क्या है? हमारे पास उसकी वेलोसिटी है। अब फार्मूला उन्होंने क्या दिया था? लैम्डा इज़ इक्वल टू एच ओवर एम वी या मोमेंटम, सही है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा, एच क्या है? 6.62 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 34, और ये बच्चों ग्राम में है, और ऊपर क्या है? जूल सेकंड है। तो हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.62 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 34। अब इसमें -1 है और यहाँ पे +1 है, बेस दोनों की सेम है, तो पावरें क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। पावर ऐड होकर यहाँ पे -2 बचेगा, और वो -2 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ऊपर भी 10 की बेस ही है ना, तो वो भी सेम हो जाएगी। तो यहाँ से आप कह लो कि लेमडा हमारे पास आ रही है 6.62 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 32 मीटर।
ये क्या है, एक बहुत ही कम वैल्यू है। कैसे कम वैल्यू है? -32 की पावर का मतलब क्या है? -32 का मतलब क्या है कि कोई जो डिजिट है, ठीक है ना, कोई डिजिट मतलब 6 है, उससे पहले 31 बार 0 आएगा और फिर उसके आगे 31 बार 0 जब आ जाएगा उसके आगे एक अशारिया लगेगा, ठीक है ना। तो इतनी छोटी वैल्यू है, मतलब आप 31 दफ़ा अशारिया पॉइंट लगा के 31 दफ़ा 0 लिखो फिर 6 लिखो, ठीक है ना। तो कितनी छोटी वैल्यू है। अब ये इतनी छोटी वैल्यू है कि इसको हम मेजर ही नहीं कर सकते। तो लोगों ने कहा भाई क्या आप कहाँ पे फंसा रहे हो? एक तो कह रहे हो उसके पास वेवलेंथ है, दूसरा जब हम मेजर कर रहे हैं तो वेवलेंथ भी नहीं आ रही, ठीक है ना, क्योंकि इसको मेजर करने के लिए हमारे पास ऑपरेटर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी वेवलेंथ है, इसको हम मेजर कभी भी नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा भाई देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। ये जो रूल मैंने बनाया है, ये जो मैंने कहा है कि डुअल नेचर होती है, नो डाउट कि ये जितना भी मैटर है वो सब में डुअल नेचर होती है, लेकिन जैसे जैसे मास बढ़ा दोगे, किधर गया फार्मूला, ये है, ठीक है, वो कहता है कि जैसे जैसे मास बढ़ा दोगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, लैम्डा कम आएगा। तो ये अगर आप कोई छोटा मास लेके एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, कोई एग्जांपल देखना चाहते हो, तो कोई छोटा एग्जांपल लेके देखो इसको, मतलब कोई छोटा मास लो। तो हम इसको अप्लाई करते हैं अब इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है, हम इसको अप्लाई करते हैं किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। तो अब ये देखो ज़रा इधर, वहाँ पे हमारे पास फार्मूला ही लिख लेते हैं पहले, लैम्डा इज इक्वल टू h/mc। मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 पॉइंट, जो वेलोसिटी है mv, ठीक है, जो वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फर्स्ट शेल के अंदर, वो वेलोसिटी हम कह लेते हैं कि हमारे पास है 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड के साथ। और मास का तो हमें पता ही होता है, इलेक्ट्रॉन का मास है ना, पता ही है ना, क्या होता है, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम। एच का हमें पता है। अब सारा कुछ ज़रा वैल्यू पुट करो ना फार्मूले के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा 6.62 ज़रा 10⁻³ ओवर 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ प्लस और मल्टीप्लाई 2.1 10⁻⁶, ठीक है, ठीक है भाई लोग। तो अब ये 6 और ये 31 10⁻³ है, 10⁻⁶ है, दोनों ऐड होंगे तो यहाँ पे 25 बचेगा। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हम कह देंगे 10 की पावर आंसर आएगा -9, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये ऊपर जाके जमा का हो जाएगा 25। तो उसमें से हमने 34 माइनस किए, 34 में से 25 माइनस किए तो कितना आंसर आएगा, 9 आएगा। यहाँ पे इसको हल करें तो ये हो जाएगा 9 2 18 समथिंग आएगा, और फिर यहाँ पे 6.62 के साथ उसको डिवाइड करेंगे, इशारिया उधर ले जाओ, तो 0.34 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, 10⁻⁹। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ किस में, नैनोमीटर में, तो ये लैम्डा मेरे पास आ जाएगा 0.34 नैनोमीटर। तो ये वेवलेंथ जो है ये मेजरेबल है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मास जो है वो जितना ज़्यादा कम होगा वेवलेंथ उतनी ज़्यादा होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन ने अगर मूव करना है तो वो कैसे मूव करेगा भाई लोग, ऐसे मूव करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास वेव नेचर भी है और उसके पास पार्टिकल नेचर भी है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ वेव मूव करेगा। लेकिन हम जब भी मूव करेंगे तो हमारे साथ भी क्या है, एक वेव पैदा हो रही है, लेकिन वो वेव क्या है, बहुत ज़्यादा छोटी है, उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम है, तो हमें वो मेजरेबल नहीं होती, ठीक है। तो ये था हमारे पास वेव नेचर ऑफ मैटर या डी ब्रोगली डुअल नेचर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि मास को हम बढ़ा के देखें थोड़ा सा। ये तो था ना, हमने कैलकुलेट किया किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मास को इंक्रीज़ कर दें, मतलब यहाँ पे कोई प्रोटॉन रख दूँ, तो जब मैं प्रोटॉन रखता हूँ तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, और ज़्यादा कम हो जाएगी। वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, इस फार्मूले में देखो यार, क्या है कि यहाँ पे मास है और यहाँ पे वेवलेंथ है। मास क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, मतलब मास को बढ़ाएंगे वेवलेंथ कम हो जाएगी। यहाँ पे 10⁻⁹ मीटर था, ठीक है, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया नैनोमीटर में, तो वो 0.34 नैनोमीटर आया। तो जब मास बढ़ेगा तो इट्स मीन के क्या होगा, हमारे पास वेवलेंथ और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखें तो वो कहता है कि अगर यहाँ पे आप प्रोटॉन रखो ना कोई, तो जो वेवलेंथ होती है वो 1836 टाइम डिक्रीज़ कर जाती है। वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ कर रही है कितने टाइम, 1836 टाइम्स,
ठीक है। तो अगर हम प्रोटॉन की जगह पे अब कोई अल्फ़ा पार्टिकल रख लें, अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम 2 4 + 2, यानी कि यहाँ पे मास का कितना है 4, तो यहाँ पे हम अगर 4 मास रखते हैं अल्फ़ा पार्टिकल का, तो जो वेवलेंथ होती है वो जो होती है वो और ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाती है, और वो डिक्रीज़ होके वेवलेंथ डिक्रीज़ होके 7344 तक रह जाती हैं। तो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है मास का, ठीक है ना, वेवलेंथ मज़ीद कम हो जाती है। अब आपने ये बात तो समझ ली है कि इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेगा वो वेव के साथ मूव करेगा, ठीक है। हम इसको ना थोड़ा सा डी ब्रोगली ने ये इक्वेशन कहाँ से लेके आया उसको देख के फिर हम इसको लेके जाएंगे अपने बोहर की तरफ, क्योंकि बोहर ने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम h/2 होता है। तो जब उससे पूछा कि इसकी एक्सप्लेनेशन दो तो उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, असल में उसको एक्सप्लेन किया था डी ब्रोगली ने, तो हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन को किस तरह से उसने बनाया। असल में इसने ये सिर्फ बताया था, ठीक है ना, इसका कोई इसके पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था इस इक्वेशन का, ठीक है, अपनी इस बात का कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। लेकिन जो उस टाइम पे साइंटिस्ट थे, ठीक है, आइंस्टाइन तो नहीं था, न्यूटन वगैरह थे, तो न्यूटन वगैरह लोगों ने इनको माना, ठीक है ना, कि ये ठीक कह रहा है। तो बाद में इसका एक्सपेरिमेंट भी किया गया 1927 के अंदर, तो वाकई ही ये प्रूफ हो गया कि मेटल के पास डुअल नेचर होती है। तो अब बच्चों हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी है। सबसे पहले तो देखो हमने बनाना क्या है, हमने बनाना है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv या h/p यानी कि मोमेंटम, ये चीज़ हमने ड्राइव करनी है। तो हमने प्लैंक्स क्वांटम इक्वेशन पढ़ी है जिसमें हमने कहा था कि एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, क्योंकि हम यहाँ पे वेवलेंथ को और पार्टिकल वो रिलेशन उनका कायम कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि हमें वेवलेंथ वेव चाहिए, ठीक है ना, और वेव की क्या होती है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटा दिया जाए तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा एच न्यू, ठीक है ना, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, हमने प्लांक्स कांस्टेंट में इसकी बात, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में इसकी बात की हुई है। अब अगर मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करूँ तो वो क्या होती है hc/λ, ये आ गई मेरे पास एनर्जी, ठीक है ना, किसी वेवलेंथ की, वेव की वेवलेंथ, सॉरी वेव की एनर्जी आ गई हमारे पास, ठीक है। अब बच्चों एक दूसरी इक्वेशन है वेरी फेमस mc², आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने कहा है कि ए इक्वल होता है mc² के। अगर ये भी एनर्जी है ये भी एनर्जी है तो दोनों को कंपेयर कर लो, जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी hc/λ इज इक्वल टू mc², ठीक है। इस c को इधर भेजेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड होगा, ठीक। तो चलो हम कहते हैं कि दोनों तरफ c से डिवाइड कर दिया है हमने, ये c से कैंसिल, ये c से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा h/λ इज इक्वल टू mc। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, लैम्डा को उधर भेजते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा h/mc इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है इससे मिलती जुलती। लेकिन ये जो इक्वेशन है यहाँ पे c है, और c क्या होता है, फोटोन की वेलोसिटी होती है, ठीक है ना। हम अगर फोटोन की वेलोसिटी की बात करें तो वो हम उसको c मान के चलते हैं, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन हमने बात किस करनी है, मैटर की, ठीक है। तो भाई इसने यहाँ से सोचा डी ब्रोगली ने कि जो नेचर होती है उसमें सिमेट्री पाई जाती है, नेचर में क्या होता है, सिमेट्री होती है। अगर नेचर में सिमेट्री है तो ये जो फोटोन की वेलोसिटी है उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किसी पार्टिकल की वेलोसिटी से, और पार्टिकल की वेलोसिटी को हम v लिखते हैं, इट्स मीन के c इज इक्वल टू v है, तो यहाँ पे v पुट कर दो, आपके पास लैम्डा आ जाएगा h/mv। अब ये जो आई है आपके पास इक्वेशन, इसमें ये जो लैम्डा है ये क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, हमने पहले बात की है मेरे ख्याल में। और अगर हम इलेक्ट्रॉन के केस की बात कर रहे हैं तो m यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और v होगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और h का हमें पता ही है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इक्वेशन इसने इस तरह से बनाई थी। हमने अब बात की है, पहले बात की थी सॉरी, कि हमारे पास जो बोहर का मॉडल था उसमें उसने पास्टुलेट दिया था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी पाथ पे घूमता है जहाँ पे उसका mvr यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इक्वल होता है h/2 पाई के होल नंबर मल्टीपल के। ये बात बोहर ने की थी,
लेकिन बोहर के पास इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। लोगों ने उससे पूछा कि ये बात कैसे कर दी है भाई, बताओ हमें समझाओ, तो वो उसको खुद नहीं समझ थी, ठीक है ना, लेकिन उसको ये पता था कि इसके इक्वल है, ठीक है ना, उसको एक्सप्लेनेशन करनी नहीं आ रही थी। तो अब बोहर के टाइम में जो होता है पार्टिकल, ठीक है ना, उसकी डुअल नेचर नहीं थी, लेकिन जैसे ही इसने डी ब्रोगली ने डुअल नेचर का कंसेप्ट दिया तो डी ब्रोगली ने इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। उसने कहा कि बोहर भाई ठीक कह रहे हैं, सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके आउटर मोस्ट शेल में सॉरी ये वैलेंस शेल है, और सपोज करें कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे है। अब कहता है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूमता है जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम mvr=h/2π होता है। तो हम इस इक्वेशन को भी ड्राइव करते हैं इसी में से, आप समझिएगा ज़रा इसको। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है तो वो किस फॉर्म में मूव करेगा, इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है ना। तो यहाँ से वो चलेगा भाई, यहाँ से इस तरह से होता हुआ वेव्स बनाता हुआ मोशन कर रहा है। अगर तो ये, ठीक है ना, जहाँ से पहले गुजरा था, जहाँ से पहली वेव हमारी गुजरी थी, बिल्कुल वहीं से गुजरा है, तो इसको बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। यानी कि जहाँ पे वो पहले गुजरा था बिल्कुल वहीं से उसकी दोबारा से वेव बन गई है, ठीक है ना। जिस रास्ते पर वह पहले था उसी रास्ते से वो अब गुजरा है, लेकिन वेव की शक्ल में। ये इसको समझने के लिए आप देखें ज़रा कि ये एक ना रस्सी है, ठीक है, और इसको एक आदमी इधर से घुमा रहा है, एक आदमी उधर से घुमा रहा है, मतलब ये इस तरह से दोनों उसको घुमा रहे हैं। जब हम इस तरह से इसको दोनों घुमाएंगे तो क्या होगा कि जो रस्सी होगी वो एक रिदम के अंदर इस तरह से घूम रही होगी, ठीक है ना, वेव्स की बन रही होंगी, इस तरह से बन रही होंगी कि नहीं बन रही होंगी। तो इस सूरत में क्या होगा, उसके ऊपर उसकी कोई एनर्जी ज़ाया नहीं होगी। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, एक ऐसा केस बनाऊँ कि उधर वाले जो भाई साहब हैं वो रस्सी को इस साइड को घुमा रहे हैं और इधर वाले जो भाई साहब हैं वो इस तरफ को घुमा रहे हैं, मतलब ये वाला रस्सी को इस साइड को घुमा रहा है और वो वाला रस्सी को उस साइड को घुमा रहा है। दोनों सेम तो नहीं हो गए, हाँ, दोनों सेम हो गए। तो ये इस साइड को घुमा रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के उल्टा घुमा रहे हैं, मतलब ये इस साइड को घुमा रहा है और ये इस साइड को घुमा रहा है, ये इस साइड को घुमा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो रिदम बना हुआ था इस तरह से रस्सी का घूमने का, वो सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो रिदम ख़त्म हो जाएगा, इट्स मीन के जो इसके पास एनर्जी थी वो ख़त्म हो रही है। मतलब वो मैं केस बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है ना, तब ये कंडीशन पैदा होगी कि ये न्यूक्लियस है, ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाई साहब चले इस तरह से, तो जब यहाँ से इसने मुड़ना था तो इसको क्या चाहिए था, यहाँ से निकलता, ठीक है ना, तब तो क्या होता, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता। अब क्या हुआ है कि ये दोनों एनर्जीज क्या कर रही हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट चल रही हैं, ठीक है ना। मतलब ये इधर को जानी चाहिए थी, तो हुआ क्या है कि इसने इसको यहाँ से एक नई वेव बना ली है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से एक नई वेव बनेगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को बोलते हैं होगा, तो क्या होगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसकी एनर्जी ज़ाया हो जाएगी। मैंने आपको ये एग्जांपल दी है कि अगर दोनों रस्सी को इस साइड को घुमा रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि रस्सी का एक अच्छा सा वेव प्रोड्यूस होगा, एक रिदम बन जाएगा। लेकिन अगर कोई क्या करे, उसको इस साइड को घुमाना शुरू कर दे, ठीक है, तो क्या होगा कि एक भाई इधर को घुमा रहा है, दूसरा उधर को घुमा रहा है, दोनों एक दूसरे को उल्ट हो जाएंगे, रिदम तो क्रिएट नहीं ना होगा। इट्स मीन के जो इसकी एनर्जी है और जो उसकी एनर्जी है वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगी, वो वहाँ से रेडिएट हो रही हैं, जिसकी वजह से रस्सी इस तरह से घूम नहीं रही। तो यहाँ पे भी यही होगा, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे होगा तो वो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। इस केस में इलेक्ट्रॉन क्या है, अनस्टेबल है और वो एनर्जी लॉस करेगा। इस टेबल में इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन या आप कह लो कि एटम क्या है आपका, स्टेबल होगा। एटम क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ वेव यहाँ से मूव कर रहा है। अब हमने बात की थी कि हम ये फार्मूला बनाएंगे, तो फार्मूला अगर बनाना है तो देखो तो ये क्या बन रहा है, हमारे पास सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ वेव। अगर ये सर्कल में वेव कर रहा है भाई, सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस मतलब यहाँ से लेके पूरे चक्कर का फासला, जिसको सी बोलते हैं, वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है
2 पाई आर, ठीक है। सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर के इक्वल। अब दूसरी बात क्या है कि यहाँ से वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं कि नहीं हो रही, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो रही है, वेव प्रोड्यूस हो रही है। इसको मैं रेड से शो कर लेता हूँ कि जो सर्कमफेरेंस है वो वेवलेंथ के इक्वल होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वेव बन रही हैं, ठीक। ये एक वेव हो गई, ये दूसरी वेव हो गई, ये तीसरी वेव हो गई, ये चौथी वेव हो गई, और ये हो गई हमारे पास पांचवी वेव लेंथ, ठीक है। तो इस मीन के जो इसका सर्कमफेरेंस है वो इसकी नंबर ऑफ वेवलेंथ के इक्वल है। तो कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ आई हैं, 5 लैम्डा हो जाएगा कि 5 वेवलेंथ के इक्वल है हमारा सर्कमफेरेंस, है ना, यही होगा ना। तो अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे कोई वेव ज़्यादा बन रही होती, सपोज कर लें कि 7 वेवलेंथ आ रही हैं, तो यहाँ पे 7 लैम्डा होता। अगर 10 आ रही हैं तो 10 लैम्डा होता। अगर 1 आ रही तो 1 लैम्डा होता। इसी तरह अगर 100 होती तो 100 लैम्डा होता। तो अगर हम इसको जनरलाइज कर लें कि 5 को हटा के यहाँ पे n लिख दें, ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम n लिख दें तो इट्स मीन के जो सर्कमफेरेंस है वो n लैम्डा के इक्वल है कि n वेवलेंथ वहाँ पे हो रही हैं, ठीक है ना। तो अब इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा क्या था हमारा, लैम्डा था हमारा, किधर गया वो फार्मूला, ये, ठीक है। ये क्या है, h/mv। इस जगह पे लैम्डा की वैल्यू पुट करो ज़रा, ये हो जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू n h/, ये h है, ये n है, ओवर mv, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें mv/r बनाना है। mv को इधर ले आओ उठा के, mv इधर आ गया, r इधर ही रहा, 2 पाई को उधर भेज दो, ये आ जाएगा nh/2 पाई। तो यहाँ से बोहर जो थे उसके पास ये एक्सप्लेनेशन नहीं थी, तो इसको प्रूफ कर दिया किसने, हमारे डी ब्रोगली भाई ने, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूमता है, सिर्फ उसी सर्कुलर पाथ पे जहाँ पे उसका mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई था। यहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई के इक्वल था, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। अगर ये इक्वल होता तो ये वेव जो थी ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता, लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह यही है कि यहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई के इक्वल कोई नहीं है, सही है। अब अगर बात की जाए कि अगर मेरे पास शेल नंबर 1 है तो उस पर इस तरह की कितनी वेव बनेगी, जितना शेल नंबर होगा उतनी ही वेव लेंथ प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि NH है ना। अगर शेल नंबर 1 है तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, वो h/2 पाई के इक्वल होगा। अगर यहाँ पे शेल नंबर 2 हो जाए, ठीक है ना, तो उस पर इस तरह से 2 वेव बनेंगी कि ये वाली होगी, ये वाली होगी, सही है। अगर शेल नंबर 3 हो हमारे पास तो उसमें क्या होता है, 3 वेव्स बनती हैं, जैसे वो यहाँ से चले इस तरह से, ठीक है। अगर 4 होगा तो 4 वेव्स बनती जाएंगी, ठीक है बच्चों। ये सारा था हमारे पास डी ब्रोगली का डुअल नेचर ऑफ मैटर, और उसने बोहर के पास्टुलेट को एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा। अब हम इसका थोड़ा सा ना देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या था, ठीक है, बस उसकी थोड़ी सी बात करनी है 1 मिनट की। तो एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ था वो 2 साइंटिस्ट ने दिया, इसने नहीं दिया था, ठीक है ना। 1927 के अंदर एक 2 साइंटिस्ट थे, पता नहीं 2 भाई ही थे या 2 क्लास फेलो होंगे, ठीक है। एक का नाम था डेविसन, ठीक है, स्पेलिंग अब देख लीजिएगा बुक से, और दूसरा था जर्मर, ठीक, डेविसन और जर्मर। इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, एक क्रिस्टल ली निकल की, ठीक है, ये एक निकल की क्रिस्टल है, सपोज ये जो लाइन है ये निकल की क्रिस्टल है, इस पे इलेक्ट्रॉन गिराए, इस पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गिराया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आके गिरे, इलेक्ट्रॉन किधर से आएंगे, तो आप डिस्चार्ज ट्यूब लो, ठीक है, कैथोड के ऊपर आप कोई फिलामेंट यूज़ कर लो, जैसे इन्होंने यूज़ किया था टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है। टंगस्टन फिलामेंट मतलब मैं चलो पिक्चर ही बना लेता हूँ यार, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आइडिया। ये जो है आपका वो एनोड है, ठीक। एनोड इस तरह से ना लगाओ क्योंकि हमने इसको सीधा रखना है, तो यहाँ पे हम इसके अंदर सुराख कर देते हैं, ठीक है, ये ताकि सीधा जाए इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपका कैथोड है, इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दो, ये आपका एनोड है, इसको पॉजिटिव कर दो। कैथोड की सरफेस पे आप क्या करो, टंगस्टन फिलामेंट यूज़ कर लो, ठीक है। टंगस्टन की एक
फिलामेंट यहाँ पे ला के रख दो। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे हीट प्रोड्यूस होगी, उस हीट की वजह से टंगस्टन के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है। टंगस्टन के जो मेटल के इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ से निकलेंगे। अब आपने पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, एक तो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो यहाँ से निकले हैं, ठीक है, ये कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज है ना, वो नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, दूसरा ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के रास्ते में इन्होंने क्या कर दिया, निकल को रख दिया। तो जब इन्होंने देखा, ठीक है, यहाँ पे एक उन्होंने डिटेक्टर लगाया, ठीक है, ये क्या है आपका डिटेक्टर है। जब रास्ते में डिटेक्टर रखा तो इन्होंने देखा कि यहाँ से डाइफ्रैक्शन हो रही है। यहाँ से क्या हो रही है, डाइफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी पैदा हो रही है। डाइफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी कौन देता है, सिर्फ और सिर्फ वेव्स देती हैं, ठीक है। यहाँ से इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को डाइफ्रैक्ट होते हुए देखा, तो डाइफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी वेव शो कर दी है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया था कि वाकई ही जो मैटर होता है उसकी डुअल नेचर होती है। और इस एक्सपेरिमेंट पे इन दोनों को, डेविसन और जर्मर को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। और इसी तरह जो डी ब्रोगली थे उन्होंने ये बात ही कर दी, इस बात का ही उनको नोबेल प्राइज़ दे दिया गया, ठीक। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।